भाई और राम राम। मैं हवलदार राजन सी एन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या जानकारी चाहिए, इसके बारे में आज अपना फौज में भर्ती होता टाइम। नॉर्मली फौज में भर्ती 17 साल से लेकर 23 साल के अंदर होते हैं। यंग टाइम है। इस समय हम लोगों को अपना घर का काम देखने के लिए अपने पिताजी या माताजी, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह का कोई ना कोई होगा जरूर है। तो हमें क्या फिनेंशियली हमें इतनी जानकारी नहीं रहता है। कॉलेज पढ़ते टाइम हम डिपेंडेंट होते हैं, अपना घर में जो भी इनकम हमें सपोर्ट करने वाला है उनका हेल्प लेके हम लोग करते ही हम लोग फौज में आ जाते हैं। फौज का ट्रेनिंग आजकल अग्निवीर का जो ट्रेनिंग है वो ड्यूरेशन कम है। उस समय जो ट्रेनिंग होने के बाद हम कई पोस्टिंग चला जाता है। कोई पोस्टिंग जाने के बाद फिर अलग अलग जगह, इंडिया का अलग अलग जगह में हमें सर्विस करने का मौका मिलेगा। उस समय हमारा लाइफ बिल्कुल अलग होता है। जो एक सिविलियन का तौर पे हम रहने वाला आदमी फौज में जाने के बाद हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं। जो अपना प्रमोशन और सर्विस अनुसार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाते हैं। उसमें जो हमारा सर्विस का टर्न जैसे बढ़ेगा उस तरह हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में हमें प्रमोशन भी हो जाते हैं। जो हमें नॉर्मल सिपाही से लेके अपना होने कैप्टन तक एक आधा रैंक से भर्ती होने के बाद हम पहुंच सकते हैं। जो ऑफिसर कैटेगरी में हमें CDS तक जा सकते हैं। अभी आपका सामने जो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो खर्चा कितना आ जाता है, हमें जो पेमेंट मिलते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए हम कितना पैसा खर्च करना है, उसके अलावा जो सेकंड प्रायोरिटी में देने वाला चीज़ को हम कितना रुपये खर्च करना है, और जो थर्ड प्रायोरिटी में आने वाला चीज़ है फ्यूचर के लिए उसमें कितना रुपया हम रखना चाहिए। इस तरह का इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मली अगर मान लो अगर 40,000 रुपये हमें पेमेंट मान लो, उसमें हमें कम से कम 50% 20,000 रुपये हम इसलिए के लिए नीड्स, वांट्स, फ्यूचर, इस तरह 3 कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट हमें नीड्स का है। नीड्स के बिना हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि खाना पीना वाला जो भी आइटम्स है उसमें हमें खर्च करना ज़रूरी है। हमारे घर के लिए जो खाना वगैरह पकाने के लिए जो गैस का उपयोग कर लेते हैं उसके लिए खर्चा है। जो भी घर के लिए जो बिजली पानी इस तरह करता है इसका बिल वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद साथ साथ में जो भी आजकल इंटरनेट है, जो मोबाइल चार्जेस वगैरह है उसके लिए पेमेंट करना पड़ते हैं। उसके बाद कोई आदमी रेंट में रह रहा होगा, घर नहीं बना पाएंगे, उसमें रेंट में रहने वाले को रेंट देना पड़ेगा। कोई आदमी कहीं ना कहीं EMI जो बैंक से वगैरह लोन वगैरह लिया होगा उसके लिए भी हम अपना पैसा इसमें से जो 50% है उसमें से कुछ हम रख सकते हैं। एक सेकंड ऑप्शन है जो वांट्स है, जो हमारे लाइफ स्टाइल का जो डेवलपमेंट है उसी के अनुसार हमारा एक्सपेंस बढ़ने का एक रीज़न है लाइफ स्टाइल एक्सपेंस है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे कोई इम्पोर्टेंट अच्छा दिन आता है उसमें एक कपड़ा खरीद लेते हैं। आजकल हमें जब कोई भी फंक्शन आ जाता है उसमें एक नया कपड़ा पहनते हुए हमें मिलेगा। उसमें क्या ये एक टाइप का लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस तरह का हमारा जो भी खर्चा है, जो लाइफ स्टाइल का एक्सपेंस भी बढ़ा देने का एक रास्ता है लाइफ स्टाइल एक्सपेंस। उसमें दूसरा में आ जाता है, जैसे हमने कोई कपड़ा खरीदना है ये तो हो गया है। अगर मान लो कोई होटल में जाके हमें अच्छा खाना खाना है, कोई हमें अच्छा खाना तो मिल जाएगा, लेकिन हमें कोई बड़ा स्टार वाला होटल में जाने का, जो अच्छा जो बड़ा नाम वाला होटल में जाने का कोई प्लान होता है, उस समय क्या हमारा जो बजट से ज़्यादा हमें एक्सपेंस हो जाता है। उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमारा जो भी काम है उस तरह का अपना फुलफिल करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं, जैसे मान लो हमने कोई गाड़ी नहीं खरीदा। जो नॉर्मल आदमी क्या होता है, फौजी आदमी अपना 2 व्हीलर से काम चलाता है, नहीं तो कई जो रिटायरमेंट होने के बाद बड़ा गाड़ी वगैरह ले लेते हैं। लेकिन हमारे 2 व्हीलर में चलने वाले काम ही तो 2 व्हीलर चला सकते हैं। अगर मान लो 4 व्हीलर कहीं रास्ता ही नहीं है, उधर हम कई आदमी घर में नहीं बनाते हुए बड़ा गाड़ी खरीद लेते हैं। वो घर में नहीं खड़ा नहीं करने का जगह नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, कोई रोड के ऊपर खड़ा कर लेते हैं। हम इतना बड़ा अमाउंट खर्च करके गाड़ी खरीदने के बाद अगर रोड पे खड़ा किया, उसको कोई तोड़ फोड़ हो गया, उसमें हमें नुकसान हो जाता है ना। उसके बाद फिर हमारा जो भी फ्यूचर है, फ्यूचर वाला एक्सपेंस में हमें सबसे ध्यान देने वाला चीज़ है, जो फ्यूचर वाला में हमने कम से कम 20%, अगर मान लो 40,000 रुपये हमारा तनख्वाह है तो हमने 20,000 रुपये अपना जो नीड्स के लिए हमने छोड़ दिया है, और जो 30% है, जो 12,000 रुपये हमारे वांट्स के लिए छोड़ दिए है। बाकी जो 8,000 रुपये है वो हमारे फ्यूचर के लिए छोड़ना है। फ्यूचर में हमारे लिए जो फौजी आदमी है उनके लिए क्या करना है, 3 कैटेगरी होते हैं। उसमें जो सबसे पहले है मेडिकल एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट प्लान। फ्यूचर वाले प्लान में 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए। एक तो इमरजेंसी फंड हो गया, दूसरा हो गया इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो गया। मानो हम फौजी लोग हैं, हमारे लिए क्या अपना
हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो सर्विस में एंट्री होने के बाद हमें मेडिकल वगैरह क्लियर करने के बाद हमारे कुछ होगा से क्या हमें हॉस्पिटल से मेडिकल सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन हमारे जो घर वाला है, घर में जो सर्विस कर रहे हैं, ऑलरेडी सर्विस कर रहे हो, घर में कोई ना कोई अपना बीबी होगा, बच्चा होगा, माँ बाप होगा, उनके लिए कोई हम इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया होगा। इंश्योरेंस नहीं लेने के बाद हमें क्या होता है कि अगर उनको कोई दिक्कत पड़ गई, कोई हॉस्पिटल में चला जाता है, बहुत बड़ा बिल आ जाता है, वो कहाँ से निकालेगा पैसा, वो हम अपने फंड से निकाल के दे देते हैं। अगर अपने पास पैसा नहीं तो किसी से उधार लेके हम लोग क्या करते हैं, वो फंड एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस आजकल बहुत सारे कंपनी से इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हमें सूटेबल होते हैं, तो उसी तरह का हमें इंश्योरेंस प्लान खरीद के रखना बहुत जरूरी है। दूसरा अपना लाइफ टाइम इंश्योरेंस, हमें जिस आर्मी में सर्विस करने वाले को गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन देते हैं, एक्सीडेंट डेथ होने पे हमें 1 करोड़ रुपये मिल जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद उनको 50 लाख तक मिल जाता है। जैसे DSP अकाउंट वगैरह है, डिफेंस पेंशन अकाउंट है, डिफेंस पेंशन है, वो रजिस्टर्ड PSU बैंक और जैसे सैलरी अकाउंट्स होल्डर्स है उनको 50 लाख से ऊपर। और हमारा टर्म इंश्योरेंस भी कंप्लीट हो गया और लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया साथ साथ में। उसके बाद जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस फौजी आदमी के लिए जहाँ पर सर्विस कर रहे हैं उधर वाला MH वगैरह ट्रीटमेंट हमारे मिल जाता है, लेकिन घर वालों के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना जरूरी है। उसके बाद जो भी हमें हमारा इमरजेंसी फंड है, जो सर्विस फंड के लिए 3 महीने का फंड तो रखना चाहिए। जैसे पहले बता दिए थे कि रोल पर रखना बहुत जरूरी है, उसमें कि हमें ज़रूरत पड़ने से ये पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें तीसरा ऑप्शन है कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम्स आजकल है। कोई सबसे पहले वाला जो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें चला जाता है। और नंबर 2 में किस में आ जाते हैं हम, जैसे रियल एस्टेट वगैरह में आ जाते हैं। उसके बाद 3rd कैटेगरी में आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आ जाते हैं। 4th कैटेगरी में आते हैं कोई ये वाला है, उनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। लेकिन अपना काफ़ी सारे फौजी लोग ट्रेडिंग करने के बाद काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस है जो फाइनेंशियल लॉसेस है, सबसे ज़्यादा अपना डिफेंस लोगों को हो रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय चाहिए और लीगली आपको सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे इसके लिए कि अल्टरनेट सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको हर एक कैटेगरी का सोल्यूशन है, जैसे कि जिससे सबसे रिस्क कम वाला आदमी के लिए सबसे कम रिस्क लेना वाला हो, उसके लिए क्या लिक्विड फंड्स है। लिक्विड फंड्स में आपको 6% से ज़्यादा एनुअल इंटरेस्ट मिल सकते हैं, लेकिन उसमें 90 दिन से अंडर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन आपके पास 90 दिन से 3 साल तक है तो आप अपना डेप्ट फंड चॉइस कर सकते हैं। डेप्ट फंड आपको एक फिक्स्ड इनकम क्रिएशन मिल जाता है। डेप्ट फंड में जैसे आपका अपना गवर्नमेंट कंपनीज का डिविडेंड मिल जाता है, जैसे फिक्स्ड, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया और जैसे बॉन्ड्स हो गया, उसके बाद जो कोऑपरेटिव बॉन्ड्स हो गया, रिस्क कम वाला भी है ज़्यादा वाला भी है, इस तरह का कर सकते हैं। जो आपको अच्छा ग्रोथ होना है तो आप इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और उसके बाद सेक्टर वाइज फंड्स मिलेगा, थीमेटिक फंड्स मिलेगा। ये सब बहुत सारे स्कीम्स आपको उपलब्ध है। लेकिन आपका क्या है, आपको क्या चाहता है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट है, आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकारी तो पक्का लेना ज़रूरी है, लेकिन आपको उस जानकारी नहीं हो तो आप अपना म्यूचुअल फंड एडवाइजर, मतलब इसके बारे में जानकारी वाला बंदे से आप बात करके इन्वेस्टमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। और अभी इस कैटेगरी से फिर आ जाते हैं हम लोग क्या, हमारा फाइनेंशियल गोल 2nd कैटेगरी हो गया। फर्स्ट कैटेगरी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 2nd कैटेगरी फाइनेंशियल गोल। हमारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम अभी हम सबसे बेटर हमारे लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, जो फौजी आदमी के लिए सबसे आसान तरीका से हम इन्वेस्टमेंट करने वाला छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे 17 साल या 20 साल 23 साल का अंदर जो आने वाला है, उनके लिए सबसे अच्छा सिस्टम है म्यूचुअल फंड। वो जो रेगुलर हो जाता है, जो अग्निवर के बाद कुछ 25 से 50% तक नॉर्मली जैसे अभी परमानेंट होने वाला है, उनके लिए क्या बहुत ही बढ़िया है कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो छोटे अमाउंट से आप शुरू करें, वो जैसे रिटायरमेंट होते होते बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और मेरा जो मिशन करोड़पति फौजी एट 2047, वो उन्हीं के लिए टारगेट है। देखिए छोटा से अमाउंट शुरू करके एक बड़ा अमाउंट बड़ा साल में आप बना सकते हैं। 20-22 साल में आपको करोड़पति तो बना देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप फंड सिलेक्शन के लिए आपको जानकारी बहुत होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो
मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मैं नहीं तो आपको जो अपना फिनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप सलाह ले सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपका गोल, आप किसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, अपना किसी आदमी का शादी, अपना चाइल्ड एजुकेशन, या किसी का शादी, या किसी का और एक नया के लिए, इस तरह कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना गोल होना चाहिए। उस गोल्ड बेस आपका 5 साल में आने वाला है गोल है, या 10 साल में आने वाला है, या 15 साल में आने वाला है, 20 साल में, इस तरह अलग अलग बास्केट बना के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1000 रुपया अगर 20 साल कर रहे हो तो 20 साल का बास्केट अलग रखना जरूरी है। अगर मान लो उसमें क्या है, फंड सिलेक्शन अलग अलग तरीका होता है। 20 साल आप आराम से रिस्क ले सकते हैं, अरे जो गेन अच्छा मिलने वाला जो फंड्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो आपका पास टाइम बहुत कम है, शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम में आप इन्वेस्ट, अभी हमने जो बात किया 20 साल तो लॉन्ग टाइम हो गया, जो 5 साल के ऊपर होने से आप लॉन्ग टाइम में काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपको लॉन्ग टाइम होने से भी अगर मान लो आपके पास एक रिस्क लेने का कैपेसिटी कम है तो उसमें लार्ज कैप और जो हाइब्रिड फंड्स है उसमें फोकस बहुत ज़रूरी है। जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा है उसमें लार्ज कैप के लिए 5 साल और मिड कैप के लिए 7 साल और जो स्मॉल कैप के लिए कम से कम 10 साल छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलने का अच्छा मौका मिलेगा। और साथ साथ में जैसे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करने का साथ साथ आपका जो हर साल में जो इंक्रीमेंट मिल जाता है, डीए मिल जाता है, उसमें आपने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। आप शुरू करने के टाइम बहुत कम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अपना सर्विस बढ़ रहे हैं, जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, इस तरह का आपने इन्वेस्टमेंट करके आपको एक अच्छा अमाउंट बना के आपको करोड़पति आराम से बन सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, हमने फर्स्ट पॉइंट बता दिया अपना जो फिनेंशियल प्लानिंग, बजट करने का। सेकंड प्लानिंग बता दिया ये फाइनेंशियल गोल्स आपका क्या है। थर्ड प्लानिंग आपने बता दिया आप इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। फोर्थ पॉइंट है आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपने जो इन्वेस्ट करने वाले स्कीम थे उसके बारे में जानकारी, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो भी मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लगता है उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। जो इन्वेस्टमेंट वाले स्कीम आपने एक स्कीम स्टार्ट करने के बाद उस स्कीम में आप इन्वेस्ट करते टाइम आपके लिए कितना रुपया मेंटेनेंस का चार्ज, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जो फंड में एक्सपेंस रेशियो बढ़ने वाला स्कीम से एक्टिव फंड से पासिव फंड, दो टाइप का फंड होता है। जो एक्टिव फंड है वो फंड मैनेजर की हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट करने वाला सिस्टम है। जो पासिव फंड होते हैं जो इंडेक्स अपना एक सिस्टमेटिकली तरीका चॉइस किया, उसमें फंड मैनेजर का हेल्प नहीं लेते हैं। लेकिन हमने जो एक्टिव फंड और पासिव फंड में डिफरेंट है, जो इनकम जनरेशन है जिसमें ग्रोथ का जो रेशियो है वो एक्टिव फंड पासिव फंड से बढ़ सकते हैं। इसलिए हम एक्टिव फंड में फंड मैनेजर हेल्प ले रहे हैं। वो अच्छा फंड मैनेजर अपना एक्सपीरियंस का और रिसर्च का हेल्प से अपना जो भी स्कीम्स है उसमें अच्छा ग्रोथ लेके अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। हो गया, फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें केवाईसी करना पड़ेगा। अगर मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो केवाईसी है। अगर मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ते हैं। केवाईसी करते टाइम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी, इसके अलावा जो आम्फी है म्यूचुअल फंड का जो अथॉरिटी है आम्फी है। आम्फी का जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है, रजिस्टर्ड किया गया एजेंसी या उनसे रिलेटेड ब्रोकर्स या एडवाइजर्स, उनका हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उनके पास जिसका अथॉरिटी नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, आप उनका हेल्प नहीं लेना है। जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन अपना जाल में फंसा के अपना फौजी लोगों को और इसके अलावा जैसे नॉर्मल लोग हैं उनका फंसा के बहुत सारे ट्रैप में फंसा सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही ध्यान से समझ के, हम बताते हैं ना, सोच के समझ के इन्वेस्टमेंट करना। म्यूचुअल फंड में हमेशा रिस्क क्या है उसके बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपना रिस्क के अनुसार इन्वेस्टमेंट करने के लिए गाइडेंस भी कर लेते हैं। बाकी किसी में आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम कितना रिस्क मिलेगा ये नहीं बताते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या हर एक कैटेगरी का स्कीम्स होते हैं। इसलिए क्या रिस्क नहीं लेने वाले के लिए भी उनके पास भी मेडिसिन है, और जो अच्छा स्कीम्स है उसमें जो रिस्क लेने वाला है उनके लिए भी ऑप्शंस है। ये इसके लिए कॉम्बिनेशन है म्यूचुअल फंड, सबका एकमात्र तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में छोटा इन्वेस्ट लेके बड़ा इन्वेस्ट हम आराम से कर सकते हैं। अभी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट से पहले क्या क्या है चाहिए, और मेरा मेन एम है कि
अपना फौजी वालों को और उनके से डिपेंड करने वालों और बाकी जो भी मेरे वीडियो देखने वाला है उनको करोड़पति बनाना है। ये हमारा लगभग 22 साल का टाइम है हमारे पास। 22 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो कर रहे हैं, उनको करोड़पति बनाने का मदद देना मेरा काम है। मैं अपना साथ में अपने फौजी लोगों के साथ में अपने देश को बढ़ाने के डेवलप्ड कंट्री के लिए हमारे कंट्रीब्यूशन बरकरार रखने का हेल्प कर लेता हूँ। मेरा वीडियो देखने का सबको धन्यवाद और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और ये वीडियो हेल्प मिला तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अपना दोस्तों को शेयर कर लीजिए। हमारा मेन मकसद है कि सब फौजी लोगों को इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनाना। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे साथ है तो 100% आप कल का करोड़पति है। थैंक यू, जय हिंद।